हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे 1857 की क्रांति। तो इस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में अच्छी सी जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। 1857 क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, भारतीय इतिहास का एक युगांतरकारी घटना थी। भारतीय इतिहास की क्या है? एक युगांतरकारी घटना थी, मतलब जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। यह हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जिसने क्या किया? भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया था। तो आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1857 के विद्रोह हुआ ही क्यों, या 1857 क्रांति क्यों हुई थी। रीजंस फॉर रिवॉल्यूशन। 1857 क्रांति कई वर्षों में जमा हुए जो भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो सैन्य असंतोष था, इसका परिणाम थी। बात करें हमारे कौन-कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये 1857 की क्रांति होती है। तो 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में देखें, तो 1857 क्रांति के राजनीतिक कारणों में देखें तो कौन-कौन से कारण आते हैं। पहला कारण आता है वेले-ज़ेले की सहायक संधि। तो इस नीति ने क्या किया? भारतीय रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण में आने के लिए मजबूर किया था। जो हमारी ये नीति थी वेले-ज़ेले की सहायक संधि, तो इस नीति ने क्या किया कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण में आने के लिए मजबूर किया और उनकी संप्रभुता को छीन ली। फिर डलहौजी की हड़प नीति की बात करें तो डलहौजी की हड़प नीति काफी ज्यादा खतरनाक थी। यह क्या थी? यह नीति ब्रिटिश विस्तारवाद का चरम हुआ करती थी, जिसके तहत दत्तक पुत्रों के जो अधिकार है उसको अस्वीकार कर दिया गया था। जो हमारा गोद लेने के जो अधिकार था राजाओं का पुत्रों को, उस अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था और उन रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था जहां कोई स्वाभाविक पुरुष वारिस नहीं होता था। आप इसे याद रखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य में वे रियासतें मिल जाया करती थी जहां कोई स्वाभाविक रूप से पुरुष वारिस नहीं हुआ करता था। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे झांसी था। इस सिद्धांत की बात करें तो यह सिद्धांत वास्तव में नैतिक व्यक्तिगत का था, या नैतिकता का व्यक्तिगत था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा किसी भी रियासत को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ये तो केवल एक बहाने हुआ करते थे, नहीं तो अंग्रेजों के द्वारा किसी भी रियासत को किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। जिस इससे क्या भारतीय शासक क्या भयभीत रहते थे, और यही कारण है कि कई भारतीय शासकों ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। फिर अनुपस्थित संप्रभुता, मतलब अनुपस्थित प्रभुसत्ता की बात करें तो ब्रिटिश शासक भारत से दूर हुआ करते थे और भारतीय जनता से सीधे संपर्क में नहीं रहते थे, जिससे भारतीयों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ जाता था। फिर मुगल बादशाह की उपाधि छीनने के प्रयास की बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा मुगल बादशाह की उपाधि और पेंशन छीनने का प्रयास किया गया। इस प्रयास से मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा असंतोष में था, मतलब आक्रोशित हुआ। अब हम बात करेंगे हमारे कौन से प्रशासनिक कारण थे 1857 क्रांति के, उसकी बात करें तो सामंत तथा अभिजात वर्ग के अविशेष अधिकारों की समाप्ति। अंग्रेजों ने क्या किया? पुराने जो सामंती और अभिजात वर्ग था, उनके विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया, जिससे ये वर्ग क्या है? असंतुष्ट हो जाते हैं। अवध की बात करें तो अवध में एक मुश्त बंदोबस्त, वन टाइम सेटलमेंट की बात करें 1856 में अंग्रेजों के द्वारा अवध में एक मुश्त बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, जिससे हमारे जमींदारों की जमीनें छीन ली गई। इसलिए सामंतों और जमींदारों ने 1857 क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कि हमारे सामंत और जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया? 1857 क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। फिर 1857 क्रांति के आर्थिक कारणों की बात करें, आर्थिक कारण क्या थे इसके? तो नई भू राजस्व नीतियां और शोषण। तो अंग्रेजों की नई भू राजस्व नीतियां, जैसे हमारे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इस प्रकार के जो भू राजस्व नीतियां थी, और इनके द्वारा शोषण किया गया। और बात करें, और अत्यधिक भू राजस्व की वजह से किसानों का भीषण शोषण हुआ था। तो अंग्रेजों की नई भू राजस्व नीतियों और अत्यधिक भू राजस्व के कारण क्या है? किसानों का भीषण शोषण हुआ था। नकदी भू राजस्व के कारण किसान साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे। किसान क्या थे? साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे। कृषि का वाणिज्यीकरण और अकाल की बात करें तो कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, जिससे खाद्यान्न की कमी हो गई थी। लगातार अकाल पड़ने से क्या हुआ? किसानों की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो गई थी। भारतीय हस्तशिल्प और जो कुटीर उद्योग है उनका विनाश हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कच्चे माल पर अधिकार कर लिया गया, जिसकी वजह से क्या? भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग बर्बाद हो गए। भारत जो सूती वस्त्र की मातृभूमि हुआ करता था, अंग्रेजों ने उन्हें क्या है? उसे विदेशी कपड़ों से लाके भर दिया था। फिर विदेशी नीतियों में भेदभाव की बात करें, विदेशी के व्यापार नीतियों में भेदभाव की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो व्यापार नीतियां अंग्रेजों के पक्ष में बनाई गई थी, जिससे क्या? भारतीय व्यापार और वाणिज्य लगभग समाप्त जैसा हो गया था। जन सहभागिता की बात करें तो यही कारण है कि किसान, मजदूर और व्यापारी सभी ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं था जिसने 1857 क्रांति में भाग ना लिया हो।
1857 की क्रांति की बात करें, तो उसके सामाजिक और धार्मिक कारण कौन-कौन से थे? उसकी बात करें, सबसे पहला कारण आता है हमारा नस्लीय भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। उन्हें प्रशासन में ऊँचे-ऊँचे पदों पर नहीं रखा जाता था। सामाजिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप की बात करें, तो अंग्रेजों के द्वारा भारत के सामाजिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया। जैसे हमारे सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, विधवा पुनर्विवाह है, इसका समर्थन किया गया। जिस तरह के जो कार्य है, जिन्हें कुछ रूढ़िवादी भारतीयों ने अपने धर्म और संस्कृति पर हमला माना, इस प्रकार के हस्तक्षेप किए गए थे। फिर ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों की बात करें, तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू और इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाया जाता था और धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जाता था, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती है। फिर धार्मिक अयोग्यता अधिनियम की बात करें, जो हमारे 1850 में आया था, तो 1850 के इस अधिनियम के अनुसार क्या था, धर्म परिवर्तन के बाद भी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। इसे धार ईसाई धर्म अपनाने को प्रोत्साहन के रूप में देखा गया था कि लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़-बढ़ के क्या ईसाई धर्म को अपनाएं। फिर 1857 की क्रांति के सैनिक कारण कौन-कौन से थे जिनकी वजह से क्रांति होती है? कारणों में देखें तो वेतन और सुविधाओं में असमानता। तो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों के समान वेतन और सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती थी, जिससे उनमें असंतोष था। फिर डाकघर अधिनियम की बात करें, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 की, तो 1854 ईस्वी में इस अधिनियम से अंग्रेजों ने सैनिकों की निःशुल्क जो डाक सेवा थी वह बंद कर दी थी। फिर आती है हमारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जो हमारा जनरल सर्विस रिक्रूटमेंट एक्ट 1856 था, इसकी बात करें तो 1856 के इस अधिनियम के अनुसार सैनिकों की किसी भी स्थान पर नियुक्ति की जा सकती थी। जबकि भारतीय सैनिकों की बात करें, विशेषकर उच्च जाति के हिंदू थे, ये समुद्री यात्रा को क्या मानते थे, भ्रष्ट मानते थे। ये समुद्र की यात्रा नहीं करना चाहते थे। समुद्री यात्रा करने के बाद इनको क्या धर्म विरोधी माना जाता था। फिर 1857 क्रांति के तात्कालिक कारण, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से 1857 क्रांति होती है? बात करें तो इसमें सबसे पहला कारण आता है चर्बी वाले कारतूस। ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर नई नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया जाने लगा था। जो भारतीय सेना थी, तो सैनिकों के द्वारा किसका प्रयोग किया जाने लगा, हमारे जो नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें क्या होता था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। और इन कारतूसों की बात करें तो इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था और उनमें गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह ने तो क्या किया, सैनिकों की जो धार्मिक भावनाएं थी उनको भड़का दिया और विद्रोह का ये तात्कालिक कारण बनता है। अब आप देख सकते हैं चित्र में चर्बी वाले कारतूस का चित्र। इसमें क्या है, चर्बी वाले कारतूस है। ये कारतूस इस प्रकार का हुआ करता था, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा था ये वाला, जो आप चित्र में देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा था, ये वाला। इसको मुंह से, जैसे ये सैनिक है, मुंह से काटना पड़ता था, यहाँ से काटना पड़ता था। काटने के बाद जो गन पाउडर था ये वाला, ये इसके अंदर इस प्रकार से डाला जाता था। डालने के बाद इसे इस प्रकार से ठोका जाता था, तब जाके ये बुलेट होती थी, बुलेट इसके अंदर जमा हो जाती थी। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो चर्बी वाले कारतूस थे, उसको किस तरह से मुँह से लगा के तोड़ा जाता था। इसमें क्या है, जो हमारे मुस्लिम समुदाय थे, वो उनकी धार्मिक भावनाएँ सूअर की चर्बी की वजह से, और हिंदू थे, उनकी धार्मिक भावनाएँ हमारे गाय की चर्बी की वजह से आहत हुई थी। बात करें क्रांति का आरंभ किस प्रकार हुआ और कहाँ से हुआ, उसकी बात करें तो बैरकपुर और मेरठ छावनी की बात करें तो 1857 क्रांति की चिंगारी दो प्रमुख छावनियों में भड़की थी। शुरुआत करते हैं बैरकपुर छावनी की। बैरकपुर छावनी में हमारे मंगल पांडे जी को याद किया जाता है। घटना की बात करें 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे हमारे मंगल पांडे। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी मिलने की अफवाह फैल गई, जिससे क्या हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। हमले की बात करें तो मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारी बाग पर गोली चला दी थी और एक अन्य अधिकारी थे ह्यूसन, वे भी इस घटना में घायल हो जाते हैं। किसकी घटना में? ये हमारे मंगल पांडे के द्वारा की गई जो विद्रोह था उसकी वजह से। फिर सहयोग और विरोध की बात करें तो ईश्वरी प्रसाद नामक एक सैनिक ने क्या किया, अंग्रेजों को आदेश आदेश मानने से मना कर दिया। जो हमारी ईश्वरी प्रसाद नामक जो सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के आदेश मानने से मना कर दिया, जबकि हमारा शेख पलटो नामक सैनिक ने अंग्रेजों का साथ दिया था।
आप याद रखेंगे शेख पलटू नामक सैनिक ने तो क्या अंग्रेजों का साथ दिया था और ईश्वरी प्रसाद नामक सैनिक ने अंग्रेजों का आदेश मानने से मना कर दिया था। अधिकारी की बात करें तो इस घटना के समय बैरकपुर छावनी के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? ईएसए या हैस से? परिणाम क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी, जिससे विद्रोह और भी ज्यादा भड़क जाता है। कुछ दिनों बाद हमारे ईश्वरी प्रसाद है, उनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेजों का आदेश मानने से मना कर दिया था। शेख पलटू साहब है, उनको क्या है प्रमोशन मिलेगा, तो अंग्रेजों ने उनको पदोन्नति या प्रमोशन दे दिया, लेकिन बाद में उन्होंने के साथी थे, उन्होंने उसको कूट-कूट के मार-मार के पलट दिया, मतलब हत्या कर दी। अंग्रेजों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री को बर्खास्त कर दिया, यानी कि उसके सभी सैनिकों को निकाल दिया और इधर-उधर कर दिया। इसके बाद आती है हमारी मेरठ छावनी। कौन सी छावनी आती है? मेरठ छावनी की बात करें तो विद्रोह की शुरुआत होती है हमारी 24 अप्रैल 1857 को। मेरठ छावनी के में थे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के 90 सैनिक। तो उन्होंने क्या किया? 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों की संख्या कितनी थी? 90। बात करते क्रांति की औपचारिक शुरुआत यहीं से मानी जाती है, मतलब तो औपचारिक शुरुआत हमारी 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में क्रांति से हुई थी, जिसमें हमारे जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री और तीसरी लाइट कैवलरी है, जो घुड़सवारी है, उन्होंने उनके सैनिकों ने जो क्रांति है इसकी शुरुआत की थी। क्रांति की शुरुआत की बात करें तो दिल्ली कूच, तो विद्रोही जो सैनिक थे वो दिल्ली चले गए, जो कि हमारे मुगलों की पुरानी राजधानी हुआ करती थी, हमारी कौन सी? दिल्ली। फिर बहादुर शाह जफर की बात करें तो वहां पहुंच के उन्होंने क्या किया? उसको नेता बना दिया। बहादुर शाह जफर को नेता बनाने की बात कहें तो 11 मई को विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर थे इनको अपना नेता बनाया। यह विद्रोही के द्वारा एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह को एकजुटता दिखाने का प्रयास था कि अब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये क्रांति कर रहे हैं। फिर अगस्त घोषणा या आजमगढ़ घोषणा की बात करें, घोषणा क्या थी? घोषणा ये थी कि 25 अगस्त को बहादुर शाह जफर के नाम से सभी को क्रांति में हिस्सा लेने के लिए आजमगढ़ घोषणा की गई थी। और ये घोषणा क्या है? विद्रोह को एक राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास था कि ये विद्रोह छोटा-मोटा या क्षेत्रीय विद्रोह नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लोगों ने से क्या है अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया था। स्थान कौन सा था? आजमगढ़। तो कहाँ पड़ता है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वहां पड़ता है, तो वहां से ये घोषणा की गई थी। अब हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उनका नेतृत्व किसने किया था। तो क्रांति भारत के सभी हिस्सों में फैली थी, प्रत्येक केंद्र पर अलग अलग नेताओं ने कमान संभाली थी। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली की बात करें हम तो केंद्र था हमारा दिल्ली। नेतृत्व किसने संभाला? बहादुर शाह जफर ने। अंतिम मुगल बादशाह थे जिन्होंने विद्रोह जिन्हें क्या है विद्रोहियों ने अपना सांकेतिक नेता घोषित किया था। चित्र में आप बहादुर शाह जफर को देख सकते हैं। बात करें इनके सेनापति की तो बखत खां जो इनके वास्तविक सेनापति थे। बहादुर शाह जफर ने क्या अपने पुत्र मिर्जा मुगल को, नाम आप याद रखेंगे, मिर्जा मुगल को क्रांतिकारी का सेनापति नियुक्त किया था, लेकिन वो इतना ज्यादा अनुभवी वो क्या था? अनुभवहीन था, इसलिए बखत खान ने वास्तविक कमान संभाली थी। नाम आप याद रखेंगे। सेनापति कौन थे इनके? बखत खां। अब बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में हमारे अंग्रेज अधिकारी कौन थे? दिल्ली में क्या है निकल के मारने के लिए निकलसन, आप याद रखेंगे निकलसन। तो आप याद रखेंगे कौन से अधिकारी का नाम? निकलसन और हडसन। दोनों आप कितने अच्छे हैं। बात करें अंग्रेज अधिकारी की, निकलसन और हडसन, तो इन्होंने क्या निकलसन ने उसने दिल्ली पर पुनः अधिकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन वो लड़ता हुआ मारा जाता है। निकलसन। फिर हडसन की बात करें तो उसने क्या बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया था। परिणाम की बात करें तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं का मकबरा है वहां से गिरफ्तार किया गया था और रंगून मतलब बर्मा में निर्वासित कर दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहादुर शाह जफर की बात हमने कर ली। फिर हजरत बल मस्जिद की बात करें, ये खास क्यों है इसकी बात करें तो ये है कहाँ पे? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में ये मस्जिद है। महत्व की बात करें तो हजरत बल मस्जिद में इस्लाम के नबी जो हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब है उनकी दाढ़ी का एक बाल रखा हुआ है, जिससे लोग लाखों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। मोहम्मद साहब का ये बाल कभी बहादुर शाह जफर के पास हुआ करता था, जो बाद में कहाँ रखा गया? ये हमारे हजरत बल मस्जिद में रखा गया था। दूसरा केंद्र आता हमारा लखनऊ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ अवध की राजधानी हुआ करती थी। नेतृत्व किसने संभाला? नेतृत्व हमारे बेगम हजरत महल, जिन्हें महक परी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने ये नेतृत्व संभाला था। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी हमारी कौन? बेगम हजरत महल। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर या जिसे बिरजिस कद्र भी कहते हैं, उनको नवाब घोषित करके स्वयं बागडोर संभाली थी। तो हमारी
जो बेगम हज़रत महल थी, उन्होंने अपने बेटे वज़ीर कादिर है, उनको नवाब घोषित कर दिया और खुद विद्रोह की कमान सँभाली थी। चित्र में आप बेगम हज़रत महल को देख सकते हैं। अंग्रेज़ अधिकारियों की बात करें तो यहाँ कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी थे, उसने क्या किया, लखनऊ पर दोबारा से अधिकार कर लिया था। परिणाम क्या निकला, बेगम हजरत महल को ही महक परी के नाम से जाना जाता है। पहली बात तो हमने देख ली। अवध की बात करें तो अवध में 1857 क्रांति ने जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। क्यों? क्योंकि कंपनी की नीतियों से स्थानीय जनता भी परेशान थी। इसलिए ऐसा नहीं कि राजाओं ने युद्ध लड़ा था, यहाँ पे जनता ने भी युद्ध लड़ा था। बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक अवध से ही आते थे। क्यों? इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा जाता था। क्या? बंगाल आर्मी में सबसे ज्यादा सैनिक कहाँ से आते थे? अवध से आते थे। इसलिए अवध को क्या, बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा जाता था। फिर हेनरी लॉरेंस की बात करें, हेनरी लॉरेंस लखनऊ में लड़ता हुआ मारा जाता है, मतलब उसे वहां पे जिंदा जला दिया जाता था। बात करें हमारे हडसन भी लखनऊ में लड़ता हुआ मारा गया था। जो हमारे दिल्ली के अंदर जिसने बहादुर शाह जफर को क्या कहते हैं, गिरफ्तार किया था, वह भी हमारे लखनऊ में लड़ता हुआ मारा गया था। बेगम हजरत में लास्ट में क्या होती है, नेपाल चली जाती है। कानपुर की बात करें, कानपुर में विद्रोह की तो केंद्र था हमारा कानपुर। नेतृत्व किसने संभाला? नाना साहब ने। नाना साहब की बात करें, इनका वास्तविक नाम था धुंधपंत या धोंदोपंत। बात करें तो वह अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिए हुए बेटे थे, जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। कौन थे? हमारे नाना साहब। चित्र में आप नाना साहब को देख सकते हैं। फिर बात करें तात्या टोपे की, तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंगा। बात करें तो नाना साहब के विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे। कौन? तात्या टोपे। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाए कि तात्या टोपे कौन थे, तो हमारे नाना साहब के जो सेनापति थे वो हमारे तात्या टोपे थे। अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी यहाँ कैंपबेल था, वही हमारे लखनऊ वाला जिसने कानपुर पर अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप देखे तो नाना साहब भी हमारे बेगम हजरत महल के साथ नेपाल चले जाते हैं। साथ साथ तो नहीं जाएंगे, अलग अलग गए थे, लेकिन हमारे नेपाल चले गए थे। क्यों? क्योंकि यूपी के पास नेपाल ही पड़ता है। फिर बात करें झांसी की, झांसी केंद्र था हमारा झांसी। नेतृत्व किसने संभाला? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो उनका जन्म क्या, बनारस में हुआ था, और बचपन का नाम इनका क्या था? मणिकर्णिका या मनु था। पति की बात करते हैं, इनके पति का नाम गंगाधर राव, और गोद लिए हुए बेटे का नाम क्या था? दामोदर राव। ध्यान रखना, उनके खुद का बेटा नहीं था, उनका बेटा था गोद लिया हुआ, जिसका नाम था दामोदर राव। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने झांसी को हड़प लिया था। क्यों? क्योंकि रानी के पास खुद का कोई वारिस नहीं था। वारिस तो था, लेकिन वो गोद लिया हुआ था। कौन? दामोदर राव। तात्या टोपे की बात करें, तात्या टोपे की तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। अंग्रेज अधिकारी कौन था? ह्यू रोज। नाम में रोज आया है, महिला है तो उनको गुलाब का फूल दिया जाए, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ह्यू रोज को। तो उन्होंने झांसी और ग्वालियर पर पुनः अधिकार करने में मदद की थी। किसने? ह्यू रोज ने। बात करें जो हमारे परिणाम की, तो रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जो हमारे साथी थे, कौन? सिंधिया, जो ग्वालियर के शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। ग्वालियर गद्दार, मतलब सिंधिया गद्दार। तो वही सिंधिया थे ग्वालियर के शासक, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। जब 1857 का विद्रोह हुआ, तब रानी लक्ष्मीबाई केवल और केवल 22 वर्ष की युवा महिला थी। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते हुए मारी जाती है। हीरोज की बात करें तो हीरोज उनके अदम्य साहस को देख के दंग था, और लक्ष्मीबाई के बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि भारतीय क्रांतिकारियों में केवल एकमात्र मर्द थी, वह थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। और यह भी कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे खतरनाक यदि कोई रहा है तो रानी लक्ष्मीबाई रही है। तात्या टोपे की बात करें, तात्या टोपे को मान सिंह ने क्या, नरवा के जंगलों में गिरफ्तार करवा दिया था, और उन्हें शिवपुरी में फांसी की सजा दे दी गई थी। कैनिंग ने कहा कि सिंधिया अगर 1857 क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें उसी समय बोरिया बिस्तर बांध के लंदन जाना पड़ता। इसलिए सिंधिया गद्दार। बात करें जगदीशपुर बिहार की, जगदीशपुर बिहार की बात करें, केंद्र था हमारा जगदीशपुर बिहार। नेतृत्व किसने संभाला? बाबू कुंवर सिंह ने। और बात करें तो वो एक वृद्ध जमींदार थे। चित्र में आप बाबू कुंवर सिंह को देख सकते हैं। अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी वहां पे विलियम टेलर थे। टेलर की बात करें आगे तो परिणाम क्या निकले? कुंवर सिंह ने रीवा, आरा, पटना, यहाँ पे क्या क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। जगह कौन सी थी? रीवा, आरा और पटना। और कई स्थानों पर अंग्रेजों को हरा दिया था। कई स्थानों पर क्या किया था? अंग्रेजों को हरा दिया था। कुंवर सिंह ने मृत्यु से पहले जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि जगदीशपुर के सामंत थे कौन? हमारे कुंवर सिंह। उन्होंने अपने घायल हाथ को खुद ही काट दिया था। उनके लिए कहा जाता है कि उनका एक हाथ घायल हो गया था, और इसकी वजह से वे युद्ध लड़ नहीं पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपनी तलवार से खुद ही अपना हाथ काट लिया था।
ताकि शरीर में जहर ना फैल सके। जो उनके अदम्य इच्छा शक्ति को प्रतीक था कि भैया कि अगर हाथ नहीं काटेंगे तो वो युद्ध नहीं लड़ पाएँगे। तो खुद खुद का हाथ काटने में के लिए अदम्य साहस की ज़रूरत पड़ती है। फिर 1857 की क्रांति के समय कुंवर सिंह की आयु लगभग 80 साल थी। आप सोच सकते हैं 80 साल का युवा किस प्रकार युद्ध लड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा था कि यदि कुंवर सिंह जवान होते, युवा होते तो हमें हो सकता था उनकी वजह से भी देश छोड़ना पड़ जाए। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने। अगला हमारा केंद्र आता है फैजाबाद। फैजाबाद की बात करें केंद्र की, नेतृत्वकारी थे हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? डंका शाह के नाम से भी जानते हैं। वो क्या है? एक कट्टर उपदेशक थे और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था, अंग्रेजों को मारो और देश से भगाओ। कौन थे हमारे? डंका शाह या मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेज अधिकारी थे वहां पे हमारे रेनाल्ड। रेनाल्ड की बात करें तो इसके क्या क्या परिणाम निकले बात करें तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हमारे मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना नेता बनाया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने क्या चिन्हाट की लड़ाई और उनमें हेनरी लॉरेंस को हराया था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे, उन्होंने क्या किया था? चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को हरा दिया था। अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला शाह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उस समय आज से आप लगा सकते हैं पौने 200 साल पहले क्या बात रही होगी कि 50,000 रुपए का कितना बड़ा इनाम उनके ऊपर लगाया गया था। यदि जो उनको पकड़वाएगा उनको 50,000 रुपए मिलेंगे। बरेली की बात करें, बरेली केंद्र की नेतृत्व थे हमारे खान बहादुर खान। उन्होंने क्या मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के प्रति अपनी निष्ठा घोषित की थी। किसने? खान बहादुर खान ने। फिर बखत खान की बात करें तो बरेली से दिल्ली चले गए थे। वहां अंग्रेज क्रांतिकारियों के वास्तविक सेनापति बने थे। कौन? हमारे खान बहादुर खान। दो बखत खान। बात करें अंग्रेज अधिकारी नेतृत्वकारी को दोबारा देख ले। खान बहादुर खान की बात करें तो उन्होंने मुगल बादशाह जो हमारे बहादुर शाह जफर थे उनके प्रति अपनी निष्ठा घोषित की थी। भगत खान की बात करें तो बरेली से दिल्ली गए थे जहां क्रांतिकारियों के वास्तविक सेनापति हो जाके बनते हैं। कौन? भगत खान। अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो अंग्रेज अधिकारी थे वहां विंसेंट आयर। विंसेंट आयर की क्यों? क्योंकि हमारे बरेली सेंट हमारी विंसेंट आयर। तो इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में हमारे केंद्र था इलाहाबाद। नेतृत्व किसने संभाला? लियाकत अली ने। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? नील। कौन थे? नील। नील की खेती से याद करो, लियाकत अली। फिर आते हैं हमारे कौन सा? फतेहाबाद। फतेहाबाद की बात करें, केंद्र था हमारा फतेहाबाद। नेतृत्व किसने संभाला? हमारे अजीमुल्ला साहब ने। नेतृत्व किसने संभाला? अजीमुल्ला साहब ने। ये कौन थे? हमारे नाना साहब के सलाहकार थे अजीमुल्ला साहब। तो बड़ौत परगना की बात करें तो केंद्र था हमारा बड़ौत परगना। ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नेतृत्व किसने संभाला? शाहूमल जाट ने। नाम आप याद रखेंगे, शाहूमल जाट। जगह थी हमारे बड़ौत परगना। फिर छोटा नागपुर को पठार की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पड़ता है। नेतृत्व किसने संभाला? गोनू ने। गोनू की बात करें तो गोनू ने छोटा नागपुर पठार में क्षेत्र में कोल जनजाति के साथ मिलकर विद्रोह किया था। किसके साथ? कोल जनजाति थी वहां पे, उसके साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह किया था। किसने? गोनू ने। इंदौर की बात करें तो इंदौर हमारे मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेतृत्व किसने संभाला? हमारे सादत खान ने। अंग्रेज अधिकारी थे हमारे नील। ये वही नील है जो इलाहाबाद में थे। तो हमारे इंदौर वाला भी जो नील ने ही संभाला था। अब हम बात करेंगे 1857 क्रांति के काफी सारे केंद्र हमने देख लिए। अब हम देखेंगे 1857 क्रांति की जो योजनाकार थे, ये क्रांति किस प्रकार होनी चाहिए, ये योजना किसने बनाई उसकी बात करें। 1857 की क्रांति के योजनाकार ये थे हमारे अजीमुल्ला और रंगोजी बापू। अजीमुल्ला साहब की बात करें तो नाना साहब के सलाहकार थे। वह क्या नाना साहब की पेंशन फिर से शुरू कराने के लिए लंदन गए थे। कौन? अजीमुल्ला शाह क्या थे? नाना साहब की पेंशन को दोबारा से शुरू करवाने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। रंगोजी बापू की बात करें तो यह छत्रपति मतलब सतारा के राजा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या लंदन गए थे। दोनों को दोनों वहां जाकर मिलते हैं और ये क्रांति की योजना बनाते हैं। योजना की बात करें तो अजीमुल्ला और रंगोजी बापू ने लंदन में ही 1857 क्रांति की योजना बना ली थी। तिथि निर्धारण और वास्तविक शुरुआत की बात करें तो क्रांति का दिन 31 में तय किया गया था, लेकिन मेरठ में क्रांति 10 मई को शुरू हो गई थी, जिससे क्या हुआ? योजनाबद्ध तरीके से विद्रोह फैलने में कमी आती है। अब हम बात करेंगे 1857 क्रांति के प्रतीक क्या-क्या रहे हैं। उसकी बात करें, कई बार परीक्षा में आता है, जैसे कमल और रोटी या चपाती। कमल मतलब शुद्धता, विद्रोह और स्वतंत्रता का प्रतीक था, जो सैनिकों और राजाओं के बीच प्रसारित होता था। रोटी या चपाती की बात करें तो ये साधारण लोगों के बीच विद्रोह का संदेश फैलाने का एक गुप्त और प्रभावी तरीका था। रात के समय एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार को एक चपाती सौंपता था और जो बदले में चपातियां बनाता और उन्हें अगले गांव में भेजता था। ये ब्रिटिश अधिकारियों की नाक के नीचे
पूरे ग्रामीण इलाकों में विद्रोह का संदेश फैलाने का एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावी तरीका था, जिस पर वे कभी भी ध्यान नहीं दे पाए थे। चपाती वाला। अब हम बात करेंगे 1857 की जो क्रांति थी, इसका स्वरूप या प्रकृति किस प्रकार की थी? तो 1857 क्रांति के स्वरूप को लेके इतिहासकार काफ़ी ज़्यादा मतभेद में थे। जैसे हमारे लॉरेंस सीले साहब क्या कहते हैं? लॉरेंस सीले साहब ये कहते हैं कि ये सैनिक विद्रोह था। मतलब लॉरेंस सीले के अनुसार सैनिकों ने अपनी सेवा संबंधित शर्तें और चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह किया था। इस बात की आलोचना की जा सकती है। कैसे? ये मत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रांति में गैर सैनिक जो तत्व थे, वो भी शामिल हुए थे। क्रांति के बाद साधारण जनता को भी फांसी की सजा दी गई थी। अधिकांश भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ रहे थे, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के लिए 1857 क्रांति को सैनिक विद्रोह बताना एक चाल थी, ताकि उनका जो तथाकथित अच्छा शासन था, उस पे कोई प्रश्न ना लगा सके। कोई ये ना कहे कि उनका शासन खराब था। फिर टी आर होम्स की बात करें, वो क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष था। ये बात भी गलत है। इसकी आलोचना कैसे करें? क्योंकि क्रांति के दौरान जितनी बर्बरता भारतीयों ने दिखाई थी, उससे ज्यादा बर्बरता तो हमारे अंग्रेजों ने दिखाई थी। फिर एलिया रीज की बात करें, वो क्या कहते हैं कि धर्मांधों और ईसाइयों के बीच में युद्ध था। आउटरम और टेलर साहब क्या कहते हैं? हिंदू और मुस्लिमों के बीच में षड्यंत्र था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर षड्यंत्र किया था। फिर बेंजामिन डिजरेली की बात करें, तो ये साहब कहते हैं कि ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन डिजरेली थे, उन्होंने 1857 क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि साम्राज्य का उत्थान और पतन क्या चर्बी वाले कारतूसों से कभी नहीं होता, जो इस चीज को दिखाता है कि वह विद्रोह की गहराई को समझ चुके थे। बात करें हमारे रमेश चंद्र मजूमदार की, आरसी मजूमदार जी की, तो उन्होंने कहा ना पहला, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम। मतलब सारी चीजें मानने से उन्होंने मना कर दिया कि ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही कोई आजादी की लड़ाई या स्वतंत्रता संग्राम था। तर्क क्या था? आरसी मजूमदार या रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार भारत में पहले भी कई सैनिक और ऐसे गैर सैनिक विद्रोह हो चुके थे। इसमें लोग शामिल थे। अपन इनमें जो लोग शामिल थे, वो भी अपने-अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। 1857 क्रांति के अंदर जो लोग शामिल थे, वो सब के सब क्या अपने-अपने स्वार्थों के लिए लड़ रहे थे। और उस समय तक भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास वैसे भी नहीं हुआ था। पंजाब, सिक्किम, मद्रास जो हमारे दक्षिण भारत के क्षेत्र थे, ये तो विद्रोह से बिल्कुल अलग थे। वहाँ तो बिल्कुल पता ही नहीं था विद्रोह हो रहा है। उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था द सिपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर आता है सुरेंद्रनाथ सेन। सुरेंद्रनाथ सेन की बात करें, तो सुरेंद्रनाथ सेन आरसी मजूमदार के तर्कों का जवाब देते हुए कहते हैं कि विश्व की किसी भी क्रांति में वहां का पूरा देश शामिल नहीं होता, बल्कि देश और समाज का एक बड़ा तबका ही क्रांति करता है। चूंकि 1857 क्रांति की बात करें, तो 1857 क्रांति में भी ऐसा ही होता है, इसलिए यह एक सफल विद्रोह माना जाना चाहिए। हालांकि वो मानते थे कि उस समय तक भारत में राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हुआ था, फिर भी सभी क्रांतिकारियों का एक साथ दिल्ली पहुंचना, बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानना और उनके नाम से विभिन्न तरह की घोषणाएं करना, जैसे आजमगढ़ घोषणा थी, और साधारण जनता का क्रांति में शामिल होना, इन सब चीजों से पता चलता है कि उस समय भारतीयों का एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को बाहर निकालना था। निष्कर्ष के रूप में देखें, तो सुरेंद्रनाथ सेन ने ठीक ही कहा था कि 1857 क्रांति सैनिक विद्रोह से कुछ ज्यादा, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम से थोड़ी सी कम थी। उनकी पुस्तक थी 1857। आधिकारिक इतिहासकार की बात करें, तो सुरेंद्रनाथ सेन 1857 क्रांति के आधिकारिक इतिहासकार है। तो वीर सावरकर साहब की बात करें, तो उनका मत था, वीर सावरकर के अनुसार 1857 क्रांति निश्चित रूप से क्या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम या स्ट्रगल था। पुस्तक थी उनकी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। निष्कर्ष के रूप में देखें, तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि 1857 क्रांति सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम में बदल गई थी। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय की एकजुटता और प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। अशोक मेहता की पुस्तक थी कौन सी? द ग्रेट रेबेलियन। इसकी कोई खास पुस्तक कौन सी थी? ग्रेट रेबेलियन। अब हम देखेंगे 1857 क्रांति की असफलता के पीछे कारण क्या-क्या रहे हैं। तो कारणों की समीक्षा करें, 1857 क्रांति भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होने के बावजूद कई कारणों से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रही थी। इसके पीछे के क्या-क्या कारण है? पहला कारण आता है सीमित भौगोलिक विस्तार। क्रांति की बात करें, क्रांति मुख्य रूप से बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित रही थी। बात करें मद्रास, बंबई, पंजाब जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें काफी पीछे रह गए थे, जिसने इसके समग्र प्रभाव और शक्ति को सीमित कर दिया था। बात करें योग्य नेतृत्व का अभाव,
तो भारतीय विद्रोहियों में सक्षम और एकजुट नेतृत्व की कमी थी। बहादुर शाह जफर और नाना साहब जैसे जो व्यक्ति सामंती व्यवस्था के प्रतिनिधि थे और अंग्रेजों द्वारा पहले ही पराजित किए जा चुके थे, जिससे वे एक व्यापक क्रांति का नेतृत्व करने में कम प्रभावी साबित हुए। तो भविष्य की योजना रणनीति का अभाव। तो विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और एक सुविचारित रणनीति का अभाव था। एक सुसंगत योजना की इस कमी ने क्या किया? असंगठित प्रयासों और अंततः हार में योगदान दिया था। फिर विद्रोहियों के लिए अपर्याप्त संसाधन की बात करें तो संसाधनों के मामले में भारतीय विद्रोही अंग्रेजों की तुलना में काफी ज्यादा पीछे थे। यहाँ अंग्रेज तोपे और बंदूकों को इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं भारतीय मुख्य रूप से तलवारों और भालों से लड़ रहे थे, जिससे उन्हें गंभीर नुकसान हुआ था। भारतीय शासकों के द्वारा अंग्रेजों का समर्थन की बात करें तो कई भारतीय राजाओं और जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दे दिया और कंपनी को विद्रोह को दबाने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई थी। लॉर्ड कैनिंग ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की थी कि राजाओं ने इस तूफान में तरंग रोधक का काम किया था। राजाओं ने हमारी तरफ इनके विद्रोह को कम करने का प्रयास किया था। किसने कहा था? हमारे कैनिंग ने। बात करें भारतीय सैनिकों की अंग्रेजों के प्रति वफादारी की, तो चर्बी वाले कारतूसों के तत्काल ट्रिगर के बावजूद कि तुरंत विद्रोह इसी वजह से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वफादार रहे, फिर भी अगर अंग्रेजों की तरफ से ही लड़ते रहे। बेहतर अंग्रेज सेनापति की बात करें, अंग्रेजों के पास अधिक सक्षम सैन्य कमांडर थे, जैसे हमारे निकलसन, हैवलॉक, आउट्रम, कैम्पबेल, इस तरह के हमारे सेनापति अंग्रेजी, जिन्होंने अपनी सेनाओं का प्रभावी ढंग से रणनीति बनाकर नेतृत्व किया था। फिर अंग्रेजों के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, तो यह समय क्या अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त था। क्यों? क्योंकि क्रिमिया और चीन के युद्ध पहले ही समाप्त हो चुके थे, जिससे वो अपना पूरा का पूरा ध्यान और संसाधन भारत में विद्रोह को चलने में लगा पाए। अंग्रेजों के द्वारा क्रूर दमन की बात करें तो अंग्रेजों ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया था, जिससे आम जनता को सक्रिय रूप से विद्रोह में शामिल होने से रोका जा सका। विदेशी विदेशी सहायता प्राप्त करने में विफलता की बात करें तो भारतीय विद्रोही किसी भी विदेशी सहायता को सुरक्षित करने में असफल रहे थे, जिससे वे ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत के खिलाफ अलग थलग पड़ गए थे। विद्रोह में समन्वय की कमी की बात करें तो विद्रोही समूहों के बीच उचित समन्वय की महत्वपूर्ण कमी थी। जो हमारे विद्रोही थे, तो विद्रोही समूह के बीच में क्या समन्वय बिल्कुल नहीं था। अकाल और बिखरा हुआ विद्रोह की बात करें तो विद्रोह मई में शुरू होने वाला था, लेकिन यह मेरठ में 10 मई को समय से पहले ही शुरू हो गया था। बाद में यह अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों पर भड़का, जिससे क्या अंग्रेजों को विद्रोह को एक एक करके आसानी से दबाने का मौका मिल गया था। फिर रेल और तार सेवाओं की का अंग्रेजों को लाभ की बात करें तो मौजूदा रेल और जो तार सेवाएं थी, उन्होंने अंग्रेजों को सैनिकों को जल्दी से स्थानांतरित करने और संवाद बातचीत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें एक अलग फायदा मिला। फिर राष्ट्रीय भावना का अभाव की बात करें तो विद्रोहियों में एक मजबूत राष्ट्रवादी भावना का सामान्य अभाव था। जो क्या था, हमारे अक्सर एकीकृत राष्ट्रीय कारण की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ते थे। अब हम देखेंगे 1857 क्रांति के प्रभाव, परिणाम या महत्व के बारे में बात करें तो अपनी असफलताओं के बावजूद 1857 की क्रांति के या विद्रोह के भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरे और स्थायी परिणाम हुए थे। जैसे कंपनी शासन का अंत हुआ और सीधे ब्रिटिश ताज का शासन शुरू हुआ। बात करें इसकी तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत होता है। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज को, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसको? ब्रिटिश ताज को। इससे क्या भारत परिषद और भारत सचिव की स्थापना हुई। हालांकि प्रशासन के स्वरूप में बदलाव आया, लेकिन शोषणकारी जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी वो वैसी की वैसी जारी रही थी। मुगल शासन का उन्मूलन, हालांकि तब तक भारत में मुगल शासन काफी हद तक नाम मात्र का ही था। विद्रोह ने तो इसको पूरी तरह से ही समाप्त कर दिया था। तो डलहौजी हड़प नीति का परित्याग, तो डलहौजी साहब थी, उनकी जो विलय नीति थी, हड़प नीति, इसको छोड़ दिया गया, जबकि हमारे राज्य का विलय होना बंद हो गया था। उन पर ब्रिटिश संप्रभुता बनी रही। बात करें सैन्य सुधार और पील आयोग की, तो विद्रोह के बाद महत्वपूर्ण सैन्य सुधार किए गए, जिसे पील आयोग का गठन हुआ। जिसके लिए क्या है, पील आयोग का गठन किया गया। अंग्रेजों ने सेना में विभाजन और प्रतिसंतुलन की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए देखें तो बंगाल प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 कर दिया गया। अब बंगाल, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में यह 1:3 कर दिया गया। तो ये एक प्रतिसंतुलन की नीति अपनाई गई। यूरोपीय सिख और गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर यूरोपीय कमांडर ही नियुक्त किए गए। प्रशासन में भारतीय भागीदारों
की भागीदारी में वृद्धि की बात करें, उसको सीमित किया गया। अंग्रेजों का मानना था कि भारत में शासकों और शासितों के बीच में एक अलगाव है। इसे दूर करने के लिए भारत परिषद अधिनियम 1861 ने शासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाएगी। हालांकि यह भागीदारी काफी हद तक अभिजात वर्ग तक ही सीमित रखेगी, मतलब उच्च वर्ग के लोगों को ही भागीदारी दी जाती थी। फिर महारानी विक्टोरिया की घोषणा की बात करें तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारतीयों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे लागू करने के लिए सिविल सेवा अधिनियम 1861 को पारित किया गया। हालांकि भारतीयों को सिविल सेवाओं में शामिल किया गया था, लेकिन इस सेवा के नियम अक्सर उनके प्रतिकूल हुआ करते थे, अर्थात वे आसानी से इस सेवा में नहीं आ पाते थे। क्षेत्रीय विस्तार से वाणिज्यिक शोषण की ओर बदलाव। अंग्रेजों ने क्या किया, क्षेत्रीय विस्तार की अपनी जो नीति थी इसको छोड़ दिया और उसके बजाय पूरी तरह से व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत का आर्थिक शोषण बढ़ जाता है। फिर नस्लीय भेदभाव में वृद्धि। विद्रोह के बाद भारतीयों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव तेज हो गया। ब्रिटिश शासन को सही ठहराने के लिए श्वेत व्यक्ति का बोझ, मतलब एक तर्क प्रस्तुत किया गया था, जो हमारे किसने दिया था, रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा गढ़ा गया था। ये सब जो काले लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये असभ्य लोग हैं, और श्वेत जाति जो मतलब अंग्रेज या जो हमारे यूरोपीय लोग हैं, तो भगवान ने इनके कंधों पे वजन डाला है कि इनको सभ्य बनाए। ये था हमारा श्वेत व्यक्ति का भार। फिर भारतीय उद्देश्यों में परिवर्तन। तो विद्रोह से पहले भारतीय पुरानी व्यवस्था की बहाली का लक्ष्य रखते थे। हालांकि विद्रोह की विफलता के बाद इसका उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना की ओर बढ़ जाता है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में बदलाव। 1857 का विद्रोह राजाओं और राजकुमारों का नेतृत्व किया गया था। 1857 का विद्रोह राजाओं और राजकुमारों के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसकी विफलता की वजह से भारतीयों ने नेतृत्व के लिए इन शासकों की ओर कभी भी नहीं देखा। बाद का राष्ट्रीय आंदोलन मध्यम वर्ग के नेतृत्व में चला जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन में अहिंसा की ओर बदलाव। तो विद्रोह के दौरान भारतीय हिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहते थे। हालांकि इसकी विफलता के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था। फिर भविष्य के लिए आंदोलनों की बात करें, प्रेरणा। तो भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए प्रेरणा की बात करें तो 1857 का विद्रोह बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। जैसा कि हमारे मजूमदार ने टिप्पणी की थी कि जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का, मतलब बाद के जो विद्रोह हुए थे उसके लिए प्रेरणा स्रोत की तरह इसने काम किया। 1857 का विद्रोह अपनी विफलता के बावजूद भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने ब्रिटिश शासन की कमजोरी को उजागर किया और भविष्य के जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसकी नींव रखी। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने 1857 क्रांति का विद्रोह के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।